Chapter 1. Yes, Chapter 1. Chapter 1 name is Living World. ओके, लिविंग वर्ल्ड में हमें जो टॉपिक्स करने हैं वो है व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, ये हमारे सिलेबस में है जो हमें करने हैं. इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लिविंग. लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर ये लिविंग क्या है, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. बायो मीन्स अ लाइफ, तो लाइफ जिस भी ऑर्गेनिज्म में है वो क्या है, लिविंग है. तो हम यहाँ पर लिविंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स विच कैन मूव, विच कैन ग्रो, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन सेंस सराउंडिंग, विच हैज़ इमोशंस लाइक फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस. ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताते हैं? यस, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताते हैं. पर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डिफाइनिंग होती है और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नॉन डिफाइनिंग होती है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो लिविंग होंगे और जिनमें नहीं है वो नॉन लिविंग होंगे. ओके, फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम देखेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग डिफाइनिंग है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन डिफाइनिंग है. ठीक है, हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैन ग्रो. ओके, ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, तो ग्रोथ हो गया. सेकंड हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन. थर्ड हमारे पास हो गया मेटाबॉलिज्म. फोर्थ हमारे पास हो गया इसमें कॉन्शियसनेस. Consciousness means response to stimuli. एक तरह से अवेयरनेस होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस. ओके, तो वैसे तो और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक मूवमेंट, होमियोस्टेसिस, एडेप्टेशन, emotions, they show emotions, etc. हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में, कि इन 4 में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइनिंग है. डिफाइनिंग मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, विदाउट एनी एक्सेप्शन. नॉन डिफाइनिंग इट मीन्स इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे जिस वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल नहीं होगी. वो नॉन लिविंग पर भी हो सकती है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है, पर हो सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो ना करें, उसके बावजूद भी वो लिविंग कहलाए जाएंगे. ठीक है, तो कैसे अभी हम देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की. ग्रोथ डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ होती कैसे. ग्रोथ होती है बेटा सेल डिवीजन से, और डिवीजन ऑफ सेल होती है, फिर सेल मास इंक्रीज होता है. ठीक है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी सेल मास बनता रहेगा और इससे ग्रोथ होती रहेगी. तो ये हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है ऐसा. ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी के अंदर सेल डिवीजन हो रही है, सेल मास बन रहा है और ग्रोथ हो रही है. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक हमने सुना है माउंटेन के बारे में, या स्टोन होते हैं, जो भी नॉन लिविंग है, ये माउंटेन भी आप देखोगे धीरे 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 ग्रो कर रहे हैं. तो क्या इनकी ग्रोथ में और इनकी ग्रोथ में कुछ फर्क है? क्या माउंटेन जो नॉन लिविंग है धीरे धीरे मिट्टी की परतें चढ़ती जाती हैं और एक बड़ा माउंटेन बनकर के तैयार हो जाता है, क्या ये माउंटेन की जो ग्रोथ है वो हमारी ग्रोथ की जैसी है? नहीं, ये जो ग्रोथ है बेटा, ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी क्या शो कर रहे हैं? ग्रोथ शो कर रहे हैं. बट ये जो ग्रोथ शो कर रहे हैं दे आर, इट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ. ओके, और जो ग्रोथ हम शो कर रहे हैं इट इज द इंटरनल ग्रोथ.
जो फर्क है। अब हमने देखा कि जो ग्रोथ है लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल कर रहे हैं, बट ग्रोथ तो शो कर रहे हैं ना। तो ये हम कहेंगे इसमें क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया ना। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इसमें हमने देख लिया कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, तो जिस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में डाल देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। चाहे ये न्यू ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली बना है चाहे सेक्सुअली बना है, तो रिप्रोड्यूस तो हो ही रहा है ना। तो रिप्रोडक्शन भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग की। बट जो वर्कर बीज होते हैं, ठीक है, जो वर्कर बीज हैं या जो म्यूल है या जो इनफर्टाइल कपल होती हैं, इनफर्टाइल कपल, ये भी तो है तो लिविंग, बट ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो वर्कर बीज हैं ये फीमेल बीज होती हैं जो फर्टाइल नहीं होती, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। म्यूल बनता है बेटा, ये म्यूल एक हाइब्रिड है जो बनता है फीमेल हॉर्स से एंड मेल डोंकी से। ठीक है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से बना है म्यूल। जब हम म्यूल के साथ मेटिंग कराएंगे तो इससे नया म्यूल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि म्यूल क्या है, स्ट्राइल है, मतलब ये नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। और जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज, जो नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनी अदर रीजन। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग होने के बावजूद भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हमारी बॉडी बनी हुई है बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, बहुत सारे केमिकल से बनी हुई है। वो केमिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सब्सटेंस बना देते हैं, या फिर वो केमिकल टूट जाते हैं। बड़ा केमिकल है तो वो टूट जाएगा दो छोटे केमिकल्स में। ओके, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या तो ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी के अंदर किसी सब्सटेंस का, या फिर कोई सब्सटेंस, दो छोटे सब्सटेंस मिलकर के कोई बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जितनी भी सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल। और सेल मैंने बताया था हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, चाहे वो यूनिसेलुलर है वो भी एक सेल से बना हुआ है, मल्टीसेलुलर है, बहुत सारी सेल से। सेल तो है ही ना। तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनकी सेल्स के अंदर। जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल वो टूट रहा है। ठीक है, इट इज द कैटाबॉलिज्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म ये रिएक्शन होती है बेटा ब्रेक डाउन रिएक्शन, जिसके अंदर एक बड़ा सब्सटेंस जो होता है वो टूट जाता है दो छोटे सब्सटेंस में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, कोई भी छोटे सब्सटेंस मिलकर, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको बोलते हैं प्रोटीन। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चाहे कोई चीज टूट रही है चाहे कोई चीज बन रही है, वो सभी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। और ये केमिकल रिएक्शंस ही को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, जिसके अंदर सेल होगी, सिर्फ वही मेटाबॉलिज्म शो करेगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कुछ रिएक्शंस होती है जैसे लैब के अंदर होती है, बट वो रिएक्शंस को हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं या ट्रू रिएक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर ना हो करके बॉडी से बाहर हो रही है, ऐसी रिएक्शंस होती है इन विट्रो रिएक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास
कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हो अपनी सराउंडिंग को लेकर के, या बाहर कोई भी ऐसी चीज़ के टच में अगर आप आते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट को जैसे आप टच करोगे वो रिस्पॉन्स देगा ना, वो एकदम से सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मान लो कोई बच्चा सो रहा है क्लास में, मैं उसको जाके थप्पड़ लगा दूँ तो एकदम से रिस्पॉन्स देगा ना। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है, बाहर ठंड आ रही है, हम ठंड के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्मी आ रही है, गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, और ये सारे जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं सराउंडिंग को, इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। जो भी लिविंग है वो अपने चारों तरफ जो भी चीजें हो रही है उसको रिस्पॉन्स देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर रिस्पॉन्स देने के लिए क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से हमारी सराउंडिंग को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस क्या हो गया, इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। इन 4 में से जो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसमें एक्सेप्शन है जिस वजह से ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। 2 जो लास्ट की प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये पूरी तरह से डिफाइन कर रही है एक लिविंग थिंग को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग कोई भी लिविंग थिंग, उसके अंदर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग वर्ल्ड। अभी डाइवर्सिटी क्या है, इट इज द वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस। हमारी सराउंडिंग में, हमारे वर्ल्ड पे, हमारे अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आप देखोगे बर्ड्स की कितनी स्पीसीज हैं, फ्लावर्स की कितनी स्पीसीज हैं, प्लांट्स कितने सारे हैं, एनिमल्स कितने सारे हैं, लोड्स ऑफ स्पीसीज यू कैन सी ऑन आवर अर्थ। तो ये सारी क्या है, ये सारी मिलकर के बनाती है डाइवर्सिटी। ये सारी एक दूसरे से अलग अलग है, जितने भी प्लांट्स हैं सब अलग हैं। इवन आप मैंगो प्लांट देखोगे, उसकी इतनी सारी वराइटीज़ है, सभी वराइटीज़ अलग अलग है। कितने तरह के आम आपने खाए होंगे, आप देखो कितनी वेरिएशंस है। तो एक प्लांट की भी अगर हम बात करें, उस प्लांट की वैरायटीज बहुत सारी हैं। जैसे राइस है, राइस की भी बहुत सारी वैरायटीज है, मैंगो की है। तो ये होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग, क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities या differences हम बोल सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल ही डिफर हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके ग्रुप बना देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म कुछ सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रख देंगे, जो डिफरेंट है उनको दूसरे में, और डिफरेंट है उनको तीसरे में। इस तरह से हम बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये हमारी स्टडी को क्या बना देती है, मेक आवर स्टडी ईजियर। क्योंकि कैसे इजी हो जाती है स्टडी, क्योंकि ग्रुप में मान लो एक जैसे ऑर्गेनिज्म हमने एक ग्रुप में रखे हैं, क्योंकि वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म में अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लें तो बाकी के ऑर्गेनिज्म की स्टडी अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि उस ग्रुप में हमने वो सभी ऑर्गेनिज्म रखे हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हमारी क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को ईजियर बना देती है। दूसरा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चल जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या जो एंसेस्टर थे उन 10 के 10 मान लो ग्रुप में 10 ऑर्गेनिज्म है, तो उन 10 के 10 ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, उनका जो इवोल्यूशन हुआ होगा वो सारा सेम रहा होगा। तो हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस, की क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। आफ्टर क्लासिफिकेशन वी विल डू द नेमिंग, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर, अब हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रख दिया है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में, डिफरेंट को अलग अलग ग्रुप में रख दिया है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में का नोमेनक्लेचर, मतलब जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनकी नेमिंग शुरू करेंगे। अब नेमिंग जो होती है, क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम होते हैं। कुछ शहर में उसको किसी नाम से जाना जाता है, दूसरे शहर में उसको किसी और नाम से जाना जाएगा, तीसरे शहर में उसको देश में किसी और नाम से जाना जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन आ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। हम हरियाणा वाले हैं, हम हरियाणा में स्वीट पोटैटो को शकरकंदी बोलते हैं। अब अपन चले जाएंगे किसी दूसरे स्टेट में, तो हो सकता है उसको शकरकंदी के नाम से ना पहचाना जाए, उसको पहचाना जाता है मान लो मीठे आलू से। तो कोई उसको मीठा आलू बोलेगा और हम ऐसे देखते रह जाएंगे कि भाई किसके बारे में बात कर रहा है। तो एक कॉमन नेम की बजाय ऑर्गेनिज्म का क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। साइंटिफिक नेम क्या करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम कहीं पे भी हैं, वो साइंटिफिक नेम हमें बताएगा एक उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में। तो उसको हम बोलते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे देना ताकि पूरे वर्ल्ड में वो उसी एक नाम से जाना जाए और किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो नोमेनक्लेचर होता है इसको हम बेटा बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। ये साइंटिस्ट का नाम है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इस साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे बायोलॉजी के अंदर, अभी आप आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में। कैरोलस लिनियस, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। यहां पर बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल मींस ऐसा साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। ठीक है, ये दो जीनस और स्पीसीज मिलकर के बनाते हैं हमारे साइंटिफिक नेम को, जिसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम दो चीजों से बना है, जीनस और स्पीसीज। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर मैंगो। ठीक है, मैंगो यहाँ पर हम कॉमन नेम लेकर के चल रहे हैं ना। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये देखो मैंगीफेरा इंडिका, मैंने मैंगीफेरा यहां पर क्या बता रहा है, जीनस। ठीक है, और इंडिका यहां क्या बता रहा है, स्पीसीज। तो ये जीनस और स्पीसीज से मिलकर के हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम बन गया मैंगीफेरा इंडिका। अब आप यहां पर देखोगे मैंने मैंगीफेरा जो जीनस वर्ड लिखा है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर मैंने स्मॉल लिखा है। ये इसके रूल्स होते हैं, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल, और दोनों के बीच में आप देखोगे थोड़ा सा स्पेस है और दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये रूल होते हैं। अगर आप इसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको अपनी हैंड रिटन जो कि आपकी राइटिंग है उस हिसाब से लिखते हैं तो अब इसको अलग से आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये होता है तरीका। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ आपको लायन का, इसका भी नेम है पैंथेरा लियो। देखो इसमें मैंने दो वर्ड लिखे हैं, ये पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। जीनस का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर मैंने स्मॉल लिखा है। ठीक है, दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन किया। इस तरह से आप ह्यूमन बीइंग का जैसे होमो सेपियंस, गोरिल्ला का जैसे गोरिल्ला है, तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम है वो इसी तरीके से लिखे गए हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या जो देते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल यानी कि दो नाम से जाना जाता है, वो जीनस और स्पीसीज से। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साइंटिफिक नेम चलता है एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उससे हम हमारी स्टडी को आसान बना सकते हैं। तो ये हो गया बेटा यहाँ पर साइंटिफिक नेमिंग के बारे में। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप जरूर अपना पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें।